साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं चाहता हूं कि भगवान करे सबका सिलेक्शन हो। और साथियों, जो मेहनत करता है उसका सिलेक्शन 100% होता है, भगवान भी साथ देता है। एक बात ज़रूर बोलूँगा कि बहुत सारे साथी जो है ना विश्वास नहीं कर पा रहे। मित्रों, मैंने जो है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज पहले पेपर की मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है। उस टेस्ट सीरीज में आप उसे ज्वाइन करिए। मात्र 51 रुपये में आप ये देखिए, मैंने 51 रुपये में देने के पीछे ये है कि हर बंदा उसको ज्वाइन कर सके, उसको कोई ऐसा न लगे यार मेरे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। और हिंदी से तैयारी करने वाला जो भी बंदा है वो हिंदी की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज सफलता के नाम से हिंदी की, और फर्स्ट पेपर की जो टेस्ट सीरीज है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वो अनुशासन के नाम से है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज परिणाम के नाम से है। मित्रों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैंने जान डाल रखी है उनके अंदर। आपको खुद को महसूस होगा जब आप टेस्ट दोगे, आपको खुद को लगेगा पेपर यार कितना अच्छा पेपर बनाते हैं सर। मैंने आपसे वादा किया है, मैं पूरा अपना ये समर्पण उसमें लगाया है मैंने। आप उसे ज्वाइन कीजिए मित्रों, मैं सही बता रहा हूँ। लिंक जो है ऐप का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप डाउनलोड करें और उनको ज्वाइन करें। 50 रुपये कोई माँ बाप नहीं होते हैं सर, आपसे मैं कह रहा हूँ आप ज्वाइन कीजिए उसे। ठीक है, हमने जो टॉपिक पढ़ा था कल, राष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ा था, और आज हम लोग राष्ट्रपति के क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने एक मुहिम चलाई है, पहले टॉपिक पढ़ेंगे फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा होगा। और ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पहले पेपर के लिए सब कुछ समर्पित है। जहाँ पर भी राष्ट्रपति का टॉपिक आता है वो आपको लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति है, पहला प्रश्न यहाँ पर आता है मेरे साथियों। जो पहला प्रश्न है बहुत जबरदस्त प्रश्न है, देखिएगा। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो आपातकालीन शक्तियां उसके अंदर है, तो वो कैसे कैसे लगा सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो आप। और आता है ये क्वेश्चन, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, आपात के दौरान भाग थर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर सकता है। ये आया था स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसकी ये मत मानिए कि सही नहीं है गलत नहीं। तो इसमें साथियों, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करना राष्ट्रपति का कर्तव्य है। मेरे को तो सही नहीं लग रहा, क्योंकि देश के लिए आता है, ये राज्य के लिए नहीं आता। आपात के दौरान भाग थर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन राष्ट्रपति आदेश द्वारा कर सकता है। राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता, उसको मंत्रिपरिषद की भी सलाह लेनी पड़ जाती है कभी कभी। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा। पहला तथा दूसरा दोनों ही गलत मुझे लग रहे हैं। देखो आप, दोनों ही गलत है, ऐसा फील हो रहा है जैसे दोनों ही सही है। तो मित्रों, आप पढ़िए इन क्वेश्चन को, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारे क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही नहीं है। देखिएगा, कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। मैंने पूरे राष्ट्रपति आपको पढ़ाए हैं भाई, आप ध्यान देना इस बात के लिए कि ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो मतलब सही नहीं है। तो ये पहले कह रहा है कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। दूसरा है, मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होगा। इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है, मई 1961 में जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार हो गए तब उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन का प्रथम अवसर मिला था। इसके बाद में फोर्थ है, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित, मतलब जबरदस्त ऑप्शन है भाई,
जबरदस्त ऑप्शन है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है, तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। मतलब जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये यूं पूछ रहा है सही नहीं है, तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन क्या है, सही नहीं है साथियों। तीसरे नंबर का ऑप्शन सही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बाकी सारे सही है। देखो, कृष्णकांत पहले उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। इसके बाद में मूल संविधान में व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा होगा, और इस प्रक्रिया को 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल सही था, लेकिन यह गलत था कि मई 1961 में जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद गंभीर रूप से बीमार हो गए, तब उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन का प्रथम अवसर मिला। यह गलत है, ठीक है। प्रथम अवसर किसको मिला था, यह आपको ध्यान देना है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग करता है, तब उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिए। एक एक ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, एक एक ऑप्शन को। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। आगे बात करते हैं, यहां पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह तो सबको पता होगा। 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यह क्वेश्चन सबको पता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह क्वेश्चन सबको पता रहता है, सबको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, देखो अगला प्रश्न आता है मित्रों, यहां पर अगला प्रश्न है, यहां आपातकालीन घोषित किया जाता है, यह किस अनुच्छेद से तहत होता है। तो इसमें क्वेश्चन है ये रहा। हाँ, अगला क्वेश्चन यहां पर है, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस विफलता के कारण साथियों आपातकाल घोषित किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के तहत होता है। यह राज्य में आपातकाल अगर घोषित किया जाएगा तो किस अनुच्छेद के तहत होगा, सबको पता है, अनुच्छेद 356 के तहत होगा, सबको याद है। अनुच्छेद 300 राज्यों में जो आपातकाल घोषित होता है वो अनुच्छेद 356 के तहत होता है, सबको पता है भाई। 360 के तहत क्या होता है और 352 के तहत क्या होता है, यह आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, ये पहले पेपर के अंदर। राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है। अब कब जारी की जाती है, बहुत खतरनाक प्रश्न है भैया। कब जारी की जाती है, निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन जारी की जाती है। 60 दिन पूर्व किसी एक दिन अवधि में जारी की जाती है। निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 90 दिन पूर्व किसी एक दिन जारी, निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि से 45 दिन पूर्व या फिर 100 दिन पूर्व कब की जाती है। तो याद रखना 60 दिन पहले कभी भी उस अवधि में कर देता है। निर्वाचन आयोग जो है उसकी घोषणा कर देता है, अधिसूचना जारी कर देता है निर्वाचन आयोग कि राष्ट्रपति पद का चुनाव कब होगा। कब, 60 दिन, यानी कि कह रहा है निवर्तमान राष्ट्रपति पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, उसकी समाप्ति से 60 दिन पहले किसी भी एक दिन वो कर देते हैं घोषणा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन मिलते नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न यहां पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है। तो कौन सी पद्धति को, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है, सबको पता है, ये सबको याद है भाई। कौन सी पद्धति है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए जबरदस्त क्वेश्चन है ये। पटवारी में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है।
देखो यहाँ पर भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति अप्रत्यक्ष निर्वाचन या फिर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली राज्य की विधानसभा के सदस्य विधायक के मत का। अब यहाँ पर मूल्य निकाला जाता है, तो मूल्य निकालने का राज्य की जनसंख्या, विधानसभा के सदस्य, भाग चिन्ह 1000 ये सूत्र आपको याद रखना है भैया। तो संसद के सदस्य, सांसद के मूल्य, मत का मूल्य क्या है, राज्यों की विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या और निर्वाचित सांसद। तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखना। तो यहाँ पर तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी आ सकता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी आ सकता है। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है, तो आप इसे दोनों ही तरीके से याद रखेंगे मित्रों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आता है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति किसके ये देखो, अब अनुसूचित यहाँ पर है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। तो यहाँ पर वो कह रहा है किसके पास है, तो बहुत सिंपल सी बात है, उस राज्य के मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, उस राज्य के राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास। किसके पास है, उस क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने की जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र की प्रशंसा की शक्तियां प्राप्त हैं। आगे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं। यह प्रश्न सबको पता होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए वो अपना त्यागपत्र देते हैं, ये तो सबको पता होगा भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़े। ये लिखा हुआ है, भारत की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 से 55, अनुच्छेद 54 से 55 में किया गया है। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति पर आधारित एकल संक्रमणीय मत पद्धति निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 वर्ष की अवधि के लिए होता है तथा वह पुनः चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। यह अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। कहाँ आता है, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत आता है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, आप इन्हें पढ़िएगा और टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज उस टेस्ट सीरीज का प्राइस 50 रुपये ही है, तो आप लोगों के लिए ही है साथियों। हमारा क्या, उसमें 50 रुपये में कौन से हम करोड़पति हो जाएंगे। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो गलत महसूस होता है, अगर ऐसा होता है तो आप ज्वाइन कीजिए। बहुत प्यारी टेस्ट सीरीज है, आपको मज़ा आएगा टेस्ट देने में, लेकिन मेहनत जो करने वाले हैं वही ज्वाइन करें, मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। किस विषय के लिए नहीं आवश्यकता होती है, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना फिर ढंग से आंसर देना इसका। ठीक है, देखो आप, नागरिकता के अधिकारों के विनिमयन से संबंधित विधेयक, व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक या वित्त विधेयक, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक। तो ये यूं कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। साथियों, विधेयक, वित्त विधेयक अगर आपको करना है यहाँ भी हो सकती है, राज्यों के निर्माण के लिए भी हो सकती है, व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने के लिए भी हो सकती है, लेकिन नागरिकता के अधिकार के विनिमयन से संबंधित विधेयक पर आपको राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। बहुत जबरदस्त प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न आता है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग का संकल्प लाया जा सकता है। साथियों, पहली बात तो ये याद रखो कि राष्ट्रपति पर अभियोग लगाया जाता है, लेकिन वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, 61 के अनुच्छेद 61 के तहत
के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा हो, क्या हो, संविधान का उल्लंघन हो, प्रशासन से असहयोग हो, उच्चतम न्यायालय की सलाह को अस्वीकृत हो, निषेधाधिकार का दुरुपयोग हो। सबसे पहली बात यह आएगी, संविधान का उल्लंघन अगर वो करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अगला अब यहां पर लिखा भी हुआ है, आप इसे पूरा पढ़िए। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा एक विशेष प्रक्रिया से उसके पद से हटाया जा सकता है, इसे महाभियोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद भी आपको याद रखना है। महाभियोग किस पे लगाया जाता है यह भी याद रखना है। ठीक है भाई, और किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? यह महाभियोग की प्रक्रिया किसके संविधान से ली गई थी? तो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान ही रखने हैं सारी चीजें। देखो अगला प्रश्न आता है, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? किसके संयोग को चरितार्थ नहीं करता? संघीय एवं संसदीय, या फिर गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक। अब इनमें से देखना है हमें, दो ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं, किसको नहीं करता है साथियों? संसदीय एवं गणतंत्रीय, अध्यक्षात्मक एवं गणतंत्रीय। किसको नहीं करता है? अध्यक्षात्मक और गणतंत्रीय को नहीं करता है साथियों। तो ये आपको याद रखना है प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्राय राज्य का प्रमुख यानी कि राष्ट्र अध्यक्ष सरकार कार्यपालिका का भी अध्यक्ष होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो कहाँ पर है अभी आपको पता है ना, अमेरिका में ऐसा ही है, राष्ट्रपति का ही मामला है सब कुछ वहां पर। प्रणाली के विपरीत संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया यानी कि राष्ट्रपति तथा सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है ऐसा देखा जाता है, लेकिन संसद के इसके संविधान के अनुसार देखा जाए तो पहला व्यक्ति राष्ट्रपति को ही माना जाता है देश का। ये बात आपको पता होगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो इसमें देख लेना। अगला प्रश्न आता है, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। अधिकतम अवधि राष्ट्रपति शासन की कितनी हो सकती है? 3 साल तक। ये आपको ध्यान रखना है भैया। अधिकतम अवधि राष्ट्रपति शासन की कितने साल तक हो सकती है? बहुत प्यारा प्रश्न है, 3 साल तक हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? यानी कि यहां पर यह कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी सहायता लेता है? तो साथियों निर्वाचन आयोग की सहायता लेता है कि ये योग्य है या नहीं है। उसकी योग्यता से संबंधित निर्णय अगर करता है राष्ट्रपति तो निर्वाचन आयोग की वो सहायता लेता है। बिल्कुल सही बात भी है। तो अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न पर निश्चय करने के लिए या विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार कार्य करेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, बहुत प्यारा प्रश्न है और इस प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है
तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है, तो मेरे हिसाब से आपको यह पता भी होगा। वो देता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या उपराष्ट्रपति को। वो यूं कह रहा है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। तो मेरे मित्रों, मुझे जहां तक लगता है 100% भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, उपराष्ट्रपति को थोड़ी करता है। उपराष्ट्रपति का पद तो रिक्त है, उसको थोड़ी संबोधित करेगा, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को वो करता है। तो ऐसा है 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो फिर बताइएगा। इनमें से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है देखिएगा। केवल लोकसभा के सदस्य, केवल राज्य विधान मंडलों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। तो इसमें ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा 100%, इसमें कोई डाउट और कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम कौन सा है। तो इनमें से सही क्रम कौन सा है? एस राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, एन संजीव रेड्डी और जाकिर हुसैन। तो इसको देखते हैं इनमें से सही क्रम कौन सा होगा। तो मित्रों, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को ऐसे प्रश्न याद ही रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों को याद रखना सबसे मुख्य बात है। ऐसे प्रश्न आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो सही क्रम हम लोग इसमें देखेंगे 2 4 1 3, 2 1 4 3। तो यहां पर आपको देखना है 2 1 4 3। देखो अब इसमें 2 1 4 3 ये रहा, यहां पर 2 2 1 4 3 ये क्रम है साथियों। तो सबसे पहले तो ये पहला हो जाएगा, फिर ये दूसरे हो जाएंगे, फिर ये तीसरे हो जाएंगे, फिर ये चौथे हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन है? राजेंद्र प्रसाद बने सबसे पहले, उसके बाद में एस राधाकृष्णन बने, उसके बाद में जाकिर हुसैन बने, फिर उसके बाद में एन संजीव रेड्डी बने। तो साथियों यहां पर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा 4th ऑप्शन राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न को मिलाइए राष्ट्रपति। अब इनको मिलाना है कि इनका क्या रहा है कूट। ठीक है, तो इसको मिलान करते हैं साथियों। तो पहले नंबर पर जो राष्ट्रपति है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनका कार्यकाल क्या रहा है? तो उनका कार्यकाल रहा है साथियों 1967 से लेकर के 1969 तक। और आर वेंकट रमन का जो कार्यकाल रहा है साथियों वो 1987 से 1992 तक। और एपीजे अब्दुल कलाम का कार्यकाल रहा है 2002 से लेकर के 2007 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत, ये फिर दोबारा आया है प्रश्न, ये तो रिपीट होते हैं। देखो प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेता है? तो यह प्रश्न आप सबको पता है, निर्वाचन आयोग की वो राय लेता है। ये प्रश्न आपको पहले भी पता होगा। तो अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा सदस्यों की निर्भरता से संबंधित किसी प्रश्न का निश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और राय के अनुसार ही वो कार्य करता है। बहुत प्यारा प्रश्न है साथियों और आपको याद भी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो यह प्रश्न भी आपको पता होगा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आता है, भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है साथियों? तो यह आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, संसदीय एवं गणतंत्रीय, गणतंत्रीय एवं लोकतांत्रिक, संघीय एवं संसदीय, अध्यक्षात्मक, गणतंत्रीय। यहां पर यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है। अध्यक्षात्मक वाली कोई बात ही नहीं आती है अपने यहां राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राज्यों का संबंध संविधान के अनुच्छेद 371 से है?
पहले भी था ये प्रश्न। अब 371 से अभी यहां पर कौन से ये जो राज्य हैं जिनका संबंध 371 से, अनुच्छेद 371 से संबंध है, तो मित्रों याद रखना महाराष्ट्र और गुजरात, इनका संबंध जो है 371 से है। आप इसे ढंग से याद रखना। अनुच्छेद 370 वाला तो मामला खत्म हो गया अब, ठीक है ना, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है आता है, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का संकल्प लाया जा सकता है जब उसके द्वारा होता है संविधान का उल्लंघन। देखो रिपीट हुआ ना, तो यहाँ पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द राष्ट्रीय देखो आगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के लिए संविधान में अंतः स्थापित किया गया है? अंतः स्थापित किया गया है वो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 44वें संविधान के संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न आता है, वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। 3 आधार जो शामिल नहीं है देखेगा यहां पर, आंतरिक अशांति 352 के तहत वो शामिल नहीं है, आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और युद्ध। आंतरिक अशांति जो है साथियों इसमें नहीं शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 352 में ये शामिल नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो ये तो सबको पता है भैया, भारत सरकार में विधि अधिकारी सबसे पहले महान्यायवादी को ही माना जाता है। विधि मतलब कानून का ज्ञाता, सबसे पहले महान्यायवादी को ही गिना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप याद कर ही लोगे इसको। तो आगे देखते हैं, निर्विरोध रूप से निर्वाचन भारत के राष्ट्रपति, मैंने बोला था नी से निर्विरोध, तो यहां पर देखो संजीव रेड्डी, एन संजीव रेड्डी, तो ये एन संजीव रेड्डी आ जाएगा इसमें, नीलम वाली बात है, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो फिर मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, इसमें कोई दो राय और कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न आता है, देखो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा ही की जाती है, ये तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न आता है, भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उसे चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? मैंने बताया था ना, अनुच्छेद 61 के तहत, याद रखना, देखो प्रश्न आता ही आता है, ऐसा प्रश्न आता ही आता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अगला प्रश्न है, संविधान के प्रश्न नंबर अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो वो कौन सा संविधान है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भेज सकता है, किसको भेज सकता है? तो उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का जो मामला है वो कहां भेजा जाता है? तो विवाद का मामला भैया कहां भेजा जाता है? तो देखो सबसे पहले बात करेंगे कहां भेजा जाता है, तो देखते हैं यहां पर कहां भेजा जाता है। तो विवाद का मामला संसद को या संघीय मंत्री परिषद को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को भेजा जाता है या भारत के सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को ही भेजा जाता है, ये सबको ही पता होगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत यदि कार्यरत राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व पद भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो इस दिशा में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, कौन कार्य करेगा? कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति ही बने रहेंगे उसके पद पर जब तक वो वहां पर नहीं आ जाता। तो ये प्रश्न बहुत तगड़ा है, आप इसे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आता है यहां पर, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कार्यकाल पूर्ण कर चुके राष्ट्रपति ही रहेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है।
सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय किस अनुच्छेद के उपबंध स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं? तो वो है अनुच्छेद 19। साथियों ये प्रश्न याद कर लेना, इस प्रश्न को ध्यान रख लेना, बहुत खतरनाक प्रश्न है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय किस अनुच्छेद के उपबंध स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं? तो अनुच्छेद 19 के उपबंध स्वतः ही निरस्त हो जाते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है, आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। इनमें से कौन से पदाधिकारी को संसद महाभियोग द्वारा पद से हटा सकती है? कौन से पदाधिकारी को हटा सकती है? तो वो राष्ट्रपति है। कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न आता है, भारत के ऐसे राष्ट्रपति का नाम चुनिए जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से राष्ट्रपति बनने से पहले नवाजा जा चुका था। और वो कौन थे? वो थे साथियों डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न से राष्ट्रपति बनने से पहले नवाजा जा चुका था। तो ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति कार्य करता है साथियों अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है साथियों अनुच्छेद 55 के तहत होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत होता है? अनुच्छेद 55 के तहत होता है, याद होना चाहिए। बहुत प्यारे प्रश्न है साथियों। आगे बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति ही होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो भारत में सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन राष्ट्रपति से संबंधित है उन क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। कोई प्रश्न आपका इनके बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बहुत प्यारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ और इन प्रश्नों से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को यहाँ पर इंगित कीजिए। जो भी गलत है उनको आपको बताना है। अनुच्छेद 352 के अधीन कोई आपात उद्घोषणा राष्ट्रपति तब तक नहीं करेगा जब तक संघ की मंत्री परिषद उसे ऐसी उद्घोषणा करने के लिए लिखित में संसूचित न करें। तो साथियों ये यूं कह रहा है कि राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन बताना है। तो मेरे को तो यही लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ये चीज भाई लिखित में सूचना दे से, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये वाला मुझे गलत लग रहा है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के अधीन की गई आपात उद्घोषणा को लोकप्रिय रूप से राष्ट्रपति शासन माना जाता है। वित्तीय आपात आज तक जारी नहीं किया गया है। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आता है साथियों यहाँ पर, भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा प्रश्न है और इस क्वेश्चन में उलझ जाता है बच्चा। तो याद रखना भारत एक गणराज्य है क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अच्छा प्रश्न है भैया, ये इसको याद रख लेना आप लोग। ठीक है अगला यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत, अगला प्रश्न है ये वाला, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है साथियों? देखिएगा सही क्रम मेरे अनुसार तो जो है सही क्रम जो है पहला, ये पहले नंबर पर आएंगे, फिर इसके बाद में ये दूसरे नंबर पर आएंगे, फिर इसके बाद में डॉक्टर बीडी जत्ती जो है तीसरे नंबर पर आएंगे, फिर के.आर. नारायण चौथे नंबर पे आएंगे। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो सबसे पहले नंबर पर वीवी गिरी, दूसरे नंबर सबसे पहले नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर डॉक्टर बीडी जत्ती, फिर के.आर. नारायण, ये सही हो जाएगा ऑप्शन आपका। ठीक है अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत निम्न में से
किस किनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र यानी कि वारंट द्वारा की जाती है? किसकी नियुक्ति वारंट द्वारा की जाती है? तो साथियों यहां पर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है। तो साथियों यहां पर दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नहीं, भारत का मुख्य न्यायिक, ये वारंट द्वारा नहीं होती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे है अगला प्रश्न, यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा, भारत में निम्नलिखित पदाधिकारियों संस्थाओं में से राष्ट्रपतीय निर्वाचन संबंधी विवादों पर विचारणा का प्राधिकार किसके पास रहता है? तो ये सबको पता है, राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी काम होता है, कोई भी गड़बड़ सड़बड़ जो भी होती है, वो उसका निर्णय जो भी कुछ होता है भारत के उच्चतम न्यायालय में ही होता है, राष्ट्रपति से संबंधित, कोई दो राय इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए कि इनमें से गलत कथन कौन सा है? राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। अपने उत्तराधिकारी के पद पर ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा, यह भी सही है। राष्ट्रपति इस पद पर पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है, यह भी सही है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करता है, गलत है। उपराष्ट्रपति नहीं हो तब करता है इसको संबोधित, तब इसको संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, अन्यथा नहीं देता। तो इसमें त्रुटिपूर्ण जो ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा आता है। बहुत प्यारे प्रश्न है, आप लोगों को ध्यान भी रखने चाहिए इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न बहुत अच्छे हैं, पढ़ना नहीं पढ़ना आपके ऊपर है। जितने अच्छे प्रश्न मैं ला सकता हूं उतने अच्छे प्रश्न मैं लेके आता हूं। और एक बार फिर कहूंगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज अनुशासन के नाम से है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की हिंदी की सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज परिणाम के नाम से, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सेकंड पेपर है हिंदी का उसकी टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए सफलता के नाम से है। इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए अगर आप तैयारी कर ही रहे हो तो। मित्रों, मैंने केवल टेस्ट सीरीज पर काम किया है और टेस्ट सीरीज इतनी बढ़िया टेस्ट सीरीज है, इतने बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप ज्वाइन करोगे कोई 51 रुपये 151 रुपये, ये कोई इतने बड़े कोई अमाउंट नहीं है जो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो मित्रों ज्वाइन कीजिएगा, बहुत प्यारे प्यारे टेस्ट उनके अंदर डाले हुए हैं और मैंने वहां पर लिखा भी है कि 90% प्रश्नों की गारंटी। तो आपको खुद को महसूस होगा यार ऐसे प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। तो मित्रों मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि वो प्रश्न आप लोगों के लिए कारगर साबित होंगे, आप लोगों के लिए निर्णयात्मक साबित होंगे। निर्णय आप लोगों को उन प्रश्नों के लिए करना है, उन टेस्ट सीरीज के लिए बिना किसी कंफ्यूजन के आप उन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। एक बार मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, मैं आप लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो देखिएगा साथियों, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन आप लोगों को करना है। फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, अब आपको यहां पर चयन करना है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक जो मंडल होता है साथियों, वहां पर देखिए कौन सा होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, वो होता है अनुच्छेद 54 के तहत। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। इसके बाद में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो योग्यताएं होती है वो अनुच्छेद 58 के तहत होती है, अनुच्छेद 58 के तहत। ये जब राष्ट्रपति आप पढ़ रहे हो ना तो आपको याद होनी चाहिए ये चीजें। राष्ट्रपति पर महाभियोग हम लगाते हैं तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रपति आधार या संविधान का उल्लंघन, तो यह अनुच्छेद जो है साथियों 56 के तहत बताया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, कोई संशय नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे साथियों भारत, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कितना बढ़िया प्रश्न है। देखो पहला प्रश्न भी बहुत बढ़िया था जो भी मैंने करवाया है। भारत के राष्ट्रपति की निषेध अधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये सही नहीं है, सही है, गलत है, ऐसे प्रश्न आप लोगों को पढ़ने चाहिए। मित्रों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर हिंदी की क्लास कब आएगी? आएगी यार, थोड़ा सा मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, अभी टेस्ट सीरीज में उलझा पड़ा हूँ, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 दिन में हिंदी की क्लासेज भी शुरू में कर दूँ।
ठीक है, अभी मैं पहले पेपर पर भी फोकस कर रहा हूं ताकि आपका सिलेबस रोज एक टॉपिक तो कम से कम आपके पास पहले पेपर का आना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं। भगवान करे आपका सिलेक्शन 100% हो, इन क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आए। वादा करता हूं साथियों कि बहुत बहुत अच्छे प्रश्न में लेकर के आने की पूरी कोशिश करता हूं, और आपसे बार बार मैं कहता हूं टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 50 रुपये कोई माँ बाप नहीं होते हैं, सभी बंदों से ये बात मैं कहता हूं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की निश्चित अधिकार शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पर आप लोगों को यहाँ पर विचार देना है। बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है भाई, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है। राष्ट्रपति पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगला है, राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। ये भी बिल्कुल सही है। यदि राज्य व्यवस्थापिका विधेयक को वापस राष्ट्रपति के पास भेजती है तो फिर ये गलत, तो फिर उनके पास विधेयक को अनुमोदित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इनको ढंग से करना भैया, ये ऑप्शन और इन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। इस प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये। ठीक है, अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं, बहुत प्यारा प्रश्न है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखो, बहुत बड़े बड़े ऑप्शन आ रहे हैं प्रश्नों में। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल, फर्स्ट ग्रेड जीके में प्रश्न आया हुआ था। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख जो है खतरे में हो। तो ये कह रहा है गलत बताना है, तो ये तो राइट है, बिल्कुल कर सकता है अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो। दूसरा ऑप्शन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यह भी बिल्कुल सही है, रखा जा सकता है 100%। तीसरा ऑप्शन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यह भी सही है भैया। फिर क्या गलत है यार? वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्य 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहती है, ये गलत है, ये गलत है भैया। 3 माह तक की तो रह सकती है ना, 3 वर्ष तक, 2 माह ने 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। ठीक है, देखो आगे कंटिन्यू नहीं होता, 6-6 महीने के इसमें होता है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? बहुत तगड़ा प्रश्न है यार, ये तो भैया मेरे ने भी नहीं पढ़ा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है, तो अनुच्छेद 78 है। वो कौन सा है? अनुच्छेद 78, इस पे ध्यान रख देना। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है भारत में, तो ये देखो, लोकसभा द्वारा, स्कूल लेक्चर संस्कृत डिपार्टमेंट में आया वो प्रश्न है, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, संसद की संयुक्त समिति द्वारा। अब उपराष्ट्रपति कहाँ का अध्यक्ष होता है? वो राज्यसभा का होता है, तो राज्यसभा में लाया जा सकता है, कोई दोहराई, कोई संशय नहीं है। आगे अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात की किन दशाओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 355 में आपातकालीन किन दशाओं का उल्लेख किया गया है? युद्ध एवं सशस्त्र विद्रोह के रूप में, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के रूप में, युद्ध एवं आंतरिक बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह, युद्ध एवं आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। तो ये वाली बात यहां पर राइट हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 355 में आपात के किन दशाओं का उल्लेख है? तो बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति, इन दशाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राष्ट्रपति के निर्वाचन में द्वितीय वरीयता के मतों की गणना की गई थी? मैंने बोला था ना आपको, जो मैंने राष्ट्रपति पढ़ाए थे, आपको लिखवाए थे, बताए थे, पिछली क्लास की बात बता रहा हूं मैं आपको। पहले पिछली क्लास को, राष्ट्रपति की पूरी क्लास को देखें, फिर इन क्वेश्चन को करें, आपको सारे प्रश्न आ जाएंगे।
कोई संशय नहीं है। तो कौन है जिनके द्वितीय मत की बात की गई थी? वो है वीवी गिरी। तो यानी द्वितीय वरीयता मतों की गणना की गई थी डॉक्टर वीवी गिरी। वीवी गिरी जो राष्ट्रपति बने थे, उनके इसमें पहली बार ऐसा हुआ था साथियों। अगला प्रश्न आता है यहां पर देखो, भारत के, अगला प्रश्न बहुत तगड़ा प्रश्न है यार। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये लो, ये चीजें बहुत पूछता है यार, गलत है गलत है गलत है। ठीक है, आगे देखो, चुनाव एकल संक्रमण मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। भैया सही बात है, ये तो 100% सही है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। तो ये तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तो इसमें होती है ना। दूसरा ऑप्शन देखो यहां पर क्या है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की कुल जनसंख्या से भाग देने पर आए। ये गलत है, वो तो भाग देने पर आए 1000 का गुणित 1000 का है, 100 गुणित नहीं है, 100 गुणित नहीं है, यहाँ 1000 का भाग देते हैं, तो गलत हो गया ना ये ऑप्शन गलत है। फिर देखो, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है जिसमें ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य, बी राज्य की विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ये तो सही है, कोई दोहराई नहीं। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक 2026 के बाद की पहली जनगणना की जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। बिल्कुल 100% ये भी सही है, 1971 वाली बात बिल्कुल सही है इसमें। ये देखो यहाँ पर ये पूरा दिया हुआ है, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचन कुल सदस्य इंटू 1/1000। मैंने बोला था ना आप लोगों से, तो ये गुणा इससे किया जाता है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है भैया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई दोहराई इसमें नहीं है। तो ये प्रश्न थे साथियों, पूरे राष्ट्रपति से संबंधित सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। पहले इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, राष्ट्रपति वाला वीडियो पूरा देखिए, फिर उसके बाद में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन पूरे कीजिए। अब अगला जो वीडियो आएगा वो आप लोगों के पास प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री से मंत्री परिषद से संबंधित वीडियो होगा। तो साथियों, और एक बात मैं फिर बोलूंगा, टेस्ट सीरीज दोनों ही ज्वाइन कीजिए। हिंदी की तैयारी करने वाले हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज जो अनुशासन के नाम से हैं उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, चाहे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। क्या लिख के डाउनलोड करोगे ऐप को? KOC लिखे, KOC लिखो, फिर कोष्टक कोटा ऑनलाइन क्लासेज, ये लिख करके आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो मित्रों। तो बहुत प्यारी टेस्ट सीरीज है, विश्वास करेंगे, मुझे लगता है आज बहुत सारे स्टूडेंट इसे जरूर ज्वाइन करेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। सफलता की पहचान आपसे ही है हमारी। थैंक यू साथियों, धन्यवाद।